बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। देखती आंखों सुनते कानों, मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपके नए दिन का आगाज़ अच्छा हुआ है। नहीं हुआ तो कोशिश करेंगे हमारे साथ अच्छा हो जाए और अल्लाह करे आपका दिन अच्छा गुजरे। वो सब काम जो आप चाहते हैं या फिर आपके हक में बेहतर है, अल्लाह करे वो सभी काम हो जाए। इसी दुआ के साथ आज के दिन का और आज के प्रोग्राम का आगाज़ भी करते हैं। हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो शुरू में हमने बात करनी है। सबसे पहले हम आज वंस अगेन क्रिकेट की बात जरूर करेंगे, क्योंकि एक और मैच, तो इट्स अ न्यू क्रिकेटिंग डे फॉर पाकिस्तान टीम, बट पिछले मैच को देखते हुए बहुत सारी उम्मीदों के साथ बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स को खत्म करने का मौका आज है। आज एक और मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड और कराची स्टेडियम में होने वाला है, नेशनल स्टेडियम में, और वहां पर ये मैच देखने को मिलेगा। 6 जैसे कि 7 T20 मैचेस थे, एक हो चुका है, आज दूसरा मैच है। पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को लेके बहुत सारे कंसर्न्स थे, अल्लाह करे कि वो कंसर्न्स आज दूर हो जाए। मिडिल ऑर्डर हो या चाहे बाबर आजम की परफॉर्मेंस हो, हमारे कैचेस ड्रॉप करना हो, बहुत सारे मसाइल है। अल्लाह करे आज वो सारे मसाइल हल हो जाए। हाँ, अकॉर्डिंग टू अब्दुल वाजिद ये सब प्रैक्टिस मैचेस है वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन स्टिल वी होप फॉर द बेस्ट कि इसमें भी कामयाबी हो। लेकिन उसके साथ साथ जी हम सलाह मुतासरीन के हवाले से भी बात करेंगे, नहीं भूले हम, और नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान आने वाली जो बॉलीवुड अदाकारा है एंजेलिना जोली, हॉलीवुड सॉरी नेशनल उन्होंने फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा किया और उनका पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाहकारियां हैं उस पर दुनिया भर की तवज्जो मरकूज कराने के आज़म का भी उन्होंने इज़हार किया। उनकी जानिब से जी बदतरीन तबाही की बात की जाए, अवाम की मुश्किलात की बात की जाए और पाक फौज के रिलीफ ऑपरेशन की बात की जाए तो उसकी हकीकी मंजरकशी की गई। उन्होंने पाक फौज को अवाम की मदद करते, जिंदगियां बचाते देखा और जिन जिंदगी को बचाया गया उनसे उन्होंने बात भी की, लेकिन वो कहती हैं कि वो अभी तक महफूज नहीं है। बिल्कुल, एंजेलिना पाकिस्तान आई हैं, इससे पहले भी आ चुकी हैं, चाहे 2010 का सुपर फ्लड हो या फिर जलजिला। इस वक्त उन्होंने कहा कि जो तबाही हुई है दुनिया को इसका अंदाज़ा ही नहीं है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि लोगों को, पाकिस्तान में लोगों को अंदाज़ा नहीं है जो उस खित्ते में नहीं है। आने वाले हफ्तों में अगर भरपूर इमदाद न पहुंची तो बचने वाले भी नहीं बचेंगे। एंजेलिना की ऑब्जर्वेशन है, दिस इज व्हाट शी सेड, मुतासरीन को खुराक, शेल्टर्स, तिब्बी सहूलियात की हंगामी ज़रूरत है। एंजेलिना जोली ने जो आलमी बरादरी है उनसे पाकिस्तानी सलाह मुतासरीन की मदद के लिए डू मोर का मुतालबा किया कि हमने इसके लिए ज़्यादा काम करना है। और कल कुछ बड़ी इम्प्रेसिव स्टिल्स भी सामने आ रही थी, कुछ फोटोग्राफ्स जो सामने आ रही थी। एंजेलिना जोली जो कि मुख्तलिफ जगहों पे जा रही थी, मुख्तलिफ लोगों के साथ उनके कैंप में बैठ रही थी, उनका गम बांट रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छा, लोग कहेंगे कि एक अदाकारा ही, आप इसका क्यों जिक्र करें, तो मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ। जब एंजेलिना पाकिस्तान पहुँची तो मैंने उनका नाम गूगल किया और दुनिया का कोई बड़ा न्यूज़ प्लेटफॉर्म या कोई बड़ी ऐसी डोनर एजेंसी नहीं थी जो इस खबर पे फोकस नहीं किए हुई थी और इसको पब्लिश नहीं करी थी कि एंजेलिना इन पाकिस्तान नाउ। तो दुनिया भर का मीडिया मुतवज्जे हुआ है। बिल्कुल, वो चूंकि एक सफीर भी है, एम्बेसडर के तौर पे भी काम कर रही है अक़वाम मुत्तहिदा की, तो इस हवाले से भी उनकी जो प्रेजेंस है इट्स इम्पोर्टेंट। और अगर वो इस हवाले से दुनिया को बता रही हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त शदीद मुश्किलात हैं तो इसके उस बात की को वेटेज होगी इंशाल्लाह, होपफुली, और आलमी बरादरी दुनिया तक मैसेज तो कन्वे होगा। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हम सैलाब के हवाले से तो हमने बात की, लेकिन इस सैलाब की वजह से ही बहुत सारे मसाइल हैं और उसके अलावा मुल्क में जो इकॉनमी की सिचुएशन है उस पर भी बात करेंगे आज की बड़ी खबर में। महंगाई है, शदीद है और मुसलसल है। हर चीज़ मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। कहा यह जा रहा था कि जब IMF का कर्ज मिलेगा इसके बाद मईशत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, डॉलर कंट्रोल में आएगा, महंगाई में कमी होना शुरू हो जाएगी। मगर डॉलर की रफ्तार है कि अब थमने का नाम नहीं ले रही। रुपया थक गया है डॉलर के सामने, ऐसा लगता है, और डॉलर दौड़े जा रहा है। एक नया रिकॉर्ड बनाया डॉलर ने और हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इंटर बैंक में मार्केट में डॉलर 92 पैसे मजीद महंगा हुआ और 239 रुपये 82 पैसे पर इंटर बैंक में चला गया। ओपन मार्केट में ये 245 पे ट्रेड हो रहा है, 245 रुपये 40 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, और अभी कोई उम्मीद नजर नहीं आती इसकी वजह से डॉलर की जो प्राइस है या वैल्यू है वो कम होगी। अभी कुछ देर में मार्केट दोबारा ओपन होगी, फिर सूरत हाल वाज़ेह होगी। दूसरी जानिब पेट्रोल दुनिया में सस्ता हो रहा है, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम करने की बजाय एक बार फिर उसमें इजाफा कर दिया है। पेट्रोल फी लीटर 1 रुपये 45 पैसे महंगा कर दिया गया है और ये इंकशाफ भी सामने आ रहा है कि गवर्नमेंट फी लीटर पेट्रोल पर 63 रुपये से ज़्यादा टैक्स भी वसूल कर रही है। पंजाब में जी सस्ता आटा स्कीम खत्म होते ही सस्ता आटा बाजार से भी गायब हो गया। दुकानदारों ने पुरानी कीमत वाले जो थैले हैं
नए रेट पे बेचना शुरू कर दिए हैं। 20 किलो आटे का थैला 980 रुपए से बढ़कर 1310 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि नान रोटी एसोसिएशन का इतवार से रोटी और नान की कीमत 30 रुपए में फरोख्त करने का उन्होंने रोटी 20 और नान 30 रुपए में करने का ऐलान किया है। और उस पे गजब खुदा का कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जहां आवाम को सस्ती अशिया मिल जाती थी, वो भी अब महंगाई का नया पॉइंट बन गया है। घरेलू मसाला जात की बात की जाए, हल्दी, मिर्च, बेसिक जो आपके मसाले हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। आवाम तो महंगाई से पिस रहे हैं और हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर अपनी शाह खर्चियां बढ़ा रही है। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी काबीना अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। आइन के मुताबिक वफाकी काबीना 49 वज़रा पर मुश्तमिल होनी चाहिए, लेकिन ये तादाद 72 तक पहुंच गई। तकरीबन सभी लोग वजीर हैं या मुशीर हैं जी इस काबीना में, ये कह सकते हैं आप। अच्छा जी, एक वफाकी वजीर और 22 मुआविनीन खुसूसी के पास कोई कलमदान ही नहीं है, ये भी आपको बता। कई तो हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कि घर बैठे थे, मेंबर नेशनल असेंबली थे, उन्हें कहा गया जी आप भी मुशीर हैं। ऐसे भी दोस्त हैं कई हमारे। खैर, वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस बख्श पाशा ये कह रही हैं कि इस वक्त परेशान कुन हालात हैं और हर किसी को सब्र करना होगा। हम में भी सब्र ही कर रहे हैं हम। दूसरी जानब सलामती कौंसिल का इजलास भी है जिसमें सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने इज़हार ख्याल किया। पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त एडवोकेसी की नाम लिया। एक तो मुख्तलिफ जो कार्बन एमिशन के हवाले से पाकिस्तान के हिस्से के बारे में बात की कि वो इंतहाई कम है, और पाकिस्तान में जो फ्लड्स की वजह से नुकसान आया इसकी भी बात की कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। डेनमार्क ने मौसमी तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के लिए $13 मिलियन का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अमरीका में मौजूद हैं, सैलाब की तबाही से दुनिया को आगाह कर रहे हैं। 23 सितंबर को उन्होंने इस हवाले से खिताब भी करना है। उनका खिताब कितना अहम होगा ये भी एक बात है, लेकिन उससे पहले शहबाज शरीफ साहब की साइड लाइन्स पे अच्छी इंप्रेसिव मुलाकातें जारी हैं। आई होप कि वो मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं जिसकी कौम को उम्मीद है शहबाज शरीफ साहब से। इस वक्त डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। एज ऑलवेज हम उनसे इकॉनमी के हवाले से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपको सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। और मुझे लगता है कि आज से 2, 4, 5 साल बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान जब इस क्रंच से निकल जाएगा तो हम इस जर्नी को जो आपकी हमारे साथ है याद किया करेंगे कि हम कितना डिस्कस करते थे इकॉनमी को और कितने मुश्किल हालात थे। सवाल मेरे ख्याल में कुछ है नहीं, सिचुएशन आपके सामने है, क्या तबसरा है, हम कहाँ तक पहुँचे हैं और आगे क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब? Bismillahirrahmanirrahim. It's always my pleasure to be with both of you and especially on Express. देखें, लेट्स स्टार्ट विद सम गुड न्यूज़। हमने कोशिश की कि हम जो इम्पोर्ट्स हैं उनको कम कर सकें ताकि हमारा जो बैरूनी खसारा है वो कम हो। तो जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए, पिछले माह एक बैरूनी खसारा जो था हमारी अदायगियों का वो $1200 मिलियन था। कल रात को ही फिगर कंपाइल हुए हैं और वो खसारा कम होकर तकरीबन $700 मिलियन पे आ गया है। इसकी बड़ी वजह जो ये है कि कुछ कमोडिटी प्राइसेस कम हुई। आपने देखा कि जो ब्रेंट की कीमत थी वो $110-15 से कम होके $85-90 पर आ गई। सो हमारी इंपोर्ट बिल की कमी हुई। कुछ ये हुआ कि लोकली चूंकि हमने इतने कर्ब लगाए इंपोर्ट पे, आपको पता है इस वक्त इंपोर्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल कर दिया गया है। अब एलसीज की ओपनिंग मुश्किल है, हर तरह के इनफॉर्मल कर्ब्स यूज किए जा रहे हैं, उससे कुछ कमी हुई। सो इन सब अवामिल ने मिलकर ये किया है कि थोड़ी सी इंपोर्ट कम हुई है, तो ये जो बहुत ज्यादा प्रेशर है डॉलर पर ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। विच इज गुड न्यूज इन द सेंस ये इसलिए अफेक्ट करता है कि इसकी वजह से जो प्राइस प्रेशर है, इन्फ्लेशन का प्रेशर है, पेट्रोल की कीमत के बढ़ने का, इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ने का, बिकॉज हमारी ये सारी चीजें इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गई हैं। बिजली बहुत सी जो है वो उन फ्यूल से बनती है, चाहे वो कोल हो, चाहे वो आरएफओ हो जो इंपोर्ट होता है, तो आपका बिल बढ़ा हुआ आता है। सो एक ये थोड़ी सी उम्मीद की किरण से शुरू करते हैं ताकि जो इतनी डिफिकल्टी लोग देख रहे हैं वो चलें। ये आपके आने का इतना फायदा तो हमें हो जाता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव सुनने को। डॉक्टर खाकान, आपने अभी बिजली की बात की। अब ऑब्वियसली बिजली के बिल्स हम अब जितनी टेक्निकल टर्म्स में आपस में आप चूंकि बेहतर तौर पे इकोनॉमी को समझते हैं और आप हमें बताते भी हैं, लेकिन आम लोगों के लिए बिजली का बिल, गैस का बिल, ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं पे करना। और इस महंगाई के दौर में अब हुकूमत ने गैस के कि वो भी 3 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। महंगाई हमारे सामने है। यूटिलिटी स्टोर्स पे एक रिलीफ की सिचुएशन थी, वो भी नहीं हमें उस तरह से नज़र आता। तो ये जो सारी जो सिचुएशन है, इसमें आवाम तक रिलीफ पहुँचना एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्टिल, और आवाम के लिए इन तमाम चीज़ों में सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है। क्या कहेंगे इस हवाले से?
बहुत ही अच्छा सवाल है ये आपका। हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो यानी कि हर हाउस होल्ड की जो इकोनॉमिक्स है, जब हम उसको इकट्ठा करते हैं तो मुल्क की मैक्रो इकोनॉमिक्स बनती है। तो मैं जब भी आपके प्रोग्राम में आता हूं तो मैं हमेशा माइक्रो की बात जरूर करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो एनर्जी को कंजर्व करें, यानी कि कम से कम पेट्रोल एक्स्ट्रा खर्च करें, कम से कम बिजली खर्च करें। दूसरा, आज हम एक नई चीज पे बात करके जाएंगे, वो ये है कि ये चेक करना शुरू करें कि आपके घर पे जो अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो कितने एनर्जी एफिशिएंट हैं। ये एक हुकूमत को करना चाहिए काम कि आपकी स्टार रेटिंग करे। स्टार रेटिंग से मतलब है, जब मैं बाहर रहता हूं तो मैं ये देखता हूं कि मैं 5 स्टार रेटिंग लिखी होती है कि मेरी जो स्त्री है, क्योंकि बहुत आपको पता है वो वोल्टेज लेती है, तो क्या वो 5 स्टार रेटिंग पे है? अगर वो 5 स्टार रेटिंग पे है तो इसका मतलब है बिजली का बिल कम से कम। अगर मेरा एसी इन्वर्टर ही है तो इसका मतलब है बिजली का बिल कम से कम। अगर मैं 100 वॉट की बजाय 5 वॉट का बल्ब यूज कर रहा हूं जो एलईडी है तो मेरा बिल कम से कम। अपने घर की एक समझदार इंजीनियर से अपने घर की सारी अप्लायंसेस को चेक करें कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी के बिल को रेटिंग बेहतर वाले जो ये चीजें हैं उनको इस्तेमाल करके कैसे कम कर सकते हैं। नंबर 2, अपने घर पे सोलर के बारे में सीरियसली सोचें। ये बहुत फर्क डालेगा। 5 साल में आपके जो बिल्स हैं वो निकल भी आएंगे। इनिशियल एक आप एक्सपेंडिचर करेंगे। दूसरा ये सोचें। अब आप आ जाएं कि गैस का क्या करना है। हाँ, तीसरी बात बिजली की ये याद रखें कि अगर आपके घर पे टाइम ऑफ मीटर बिल लगा हुआ है, इससे मतलब ये है कि सुबह 9 से 6 बजे तक तो बिजली का बिल कम होता है, पर 5 से ऑनवर्ड्स बढ़ जाता है। स्त्री उस वक्त बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनिंग, कमरे ठंडे कर लें ताकि वो 5 से 10 का टाइम जो है वो कम से कम गुजरे। ये तो वो मेजर्स हैं जो आप कर सकते हैं अपने बिजली के बिल को कम करने के लिए। और पंखे ही सिर्फ, अगर आप पुराने पंखे इस्तेमाल कर रहे हैं वो गैस गजलर्स हैं जैसे हम कहते हैं, ऐसे ही है, वो बिल आपका बढ़ा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो कि पहले थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे और आप डॉलर प्राइस को हम डिस्कस करते थे, द फ्लाइट ऑफ डॉलर, और आपने उसके साथ इंपोर्ट्स का एक कंपैरिजन हमारे सामने रखा। तो हम कल भी ये बात डिस्कस करते थे, लेकिन मैं टेक्निकली आपसे समझना चाहूंगा कि ऐसी कोई भी मईशत या मौजूदा पाकिस्तानी मईशत जिसमें इंपोर्ट्स पे हम पाबंदी लगाते हैं, कंपैरेटिवली डॉलर्स के हमारे रिजर्व्स बेहतर होते हैं, कीमत भी बेहतर हो जाती है, लेकिन जो ही इंपोर्ट्स दोबारा खुलती हैं तो डॉलर फ्लाई करने लगता है। डॉलर की कीमत कम होती है तो इंपोर्ट ज्यादा होने लगती है, क्योंकि लोग दोबारा से ट्रांजैक्शन शुरू कर देते हैं। तो ये जब इम्बैलेंस होता है किसी इकोनॉमी में, इसका क्या हल है? क्योंकि पाकिस्तान इस इम्बैलेंस का शिकार है इस वक्त, ऐसा लगता है। सो अगेन अ फंडामेंटल क्वेश्चन। मैं 3 वर्ड्स यूज कर रहा हूं अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो एक्सटर्नल सिचुएशन को आपने एक्सप्लेन करना हो, तो वो है डॉलर लिक्विडिटी क्रंच। पाकिस्तान एक मैसिव डॉलर लिक्विडिटी क्रंच से गुजर रहा है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। इसकी अक्कासी इस तरह देखिए, सितंबर 2021 को हमारे जो बैरूनी ज़खायर थे स्टेट बैंक के पास वो 19 अरब डॉलर के थे। आज वो 8.6 अरब डॉलर के हैं, यानी कि हमने 8-9 अरब डॉलर जो है वो निकल गए हैं हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व से, बिकॉज हमें जो सप्लाई ऑफ डॉलर्स है वो बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। अब इन द शॉर्ट रन इसको हल करने का तरीका सिवाय इसके कि हम कुछ बोरोइंग करें, कुछ फ्रेंडली कंट्रीज दें, कुछ IMF दे, कुछ मल्टीलैटरल एडीबी वर्ल्ड बैंक दें, नहीं है। इन द लॉन्ग रन इसको हल करने का जो तरीका है वो इंपोर्ट्स को रोकना नहीं है। वो क्यों नहीं है? अच्छा। क्योंकि दुनिया अब ओपन ट्रेड पे है, हम कंपेटिटिव रहना चाहते हैं। वो इस चीज पे है कि पिछले 25 साल से हम गाड़ी की इंडस्ट्री लगाए हुए हैं और प्रोटेक्शन किए हुए हैं। एक भी गाड़ी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट नहीं होती। जो फॉर्च्यूनर आना शुरू हुई वो कहां से आती थी? वो जापान से नहीं आती थी, वो आती थी थाईलैंड से बन के। थाईलैंड ने अपनी इंडस्ट्री लगाई, पर वहां से जापानी गाड़ी को एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान भेज दिया। मैं गाड़ियों की मिसाल इसलिए देता हूं कि ये भी एक मेजर इंडस्ट्री बन गई है। टेक्सटाइल से निकलने का तो यही तरीका है ना कि जो गाड़ियां हैं वो 1-1.5 करोड़ की बिकती हैं, पर टेक्सटाइल की टी शर्ट तो अभी भी जो है वो 2,500-3 हजार रुपए की बिकती है। हमें इन दी लॉन्ग रन तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना, और पाकिस्तान के लिए इस सेकंड चीज पे कई लोग एग्री नहीं करते, वो ये है कि मनीला की तरह, फिलीपींस की तरह अपनी रेमिटेंसेस को बढ़ाते जाना,
अपने लोगों में स्किल्स देना, और उनको चाहे वो कतर में काम कर रहे हों, यूएस में काम कर रहे हों, लंदन में काम कर रहे हों, ये आप जरूर कीजिए। इससे मुल्क की अक्कासी भी होती है, मुल्क का नाम भी बनता है, रेमिटेंसेस भी आती हैं और मुल्क का वकार भी बुलंद होता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर खाकान, आपने अभी बात की थी अवाम को, तो आप चूंकि बड़े अच्छे तरीके से हमें बताते हैं कि किस तरह से हमने बचत करनी है, चाहे वो बिजली के बिल हैं, हमारी ग्रोसरी है या दीगर पेट्रोल है, लेकिन अब ये हुकूमत को भी तो बचत करनी चाहिए ना। हमने जो अभी काबीना के हवाले से जिक्र किया, इतनी लंबी दीवारें चीन जितनी हमारी काबीना है, जिसमें इतने सारे पर्क्स मिलते हैं। आपको भी पता है जो गवर्नमेंट में लोग होते हैं वो किस तरह से इन पर्क्स को एंजॉय करते हैं और उनके लिए ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल हो चुकी हैं। सो हुकूमत के एंड पे भी तो एक बचत का प्रोग्राम होना चाहिए जहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस को कट करके जहाँ हमारी इकॉनमी सफ़र करिए बेहतर हो। देखिए, ये बात एक तो एक्सपेंसेस की वजह से आपने सही की, दूसरी ऑप्टिक्स। अगर आप खुद ऐसे काम नहीं करेंगे तो आपकी अवाम जो आपको फॉलो करती है, आपको लीडर समझती है, वो ऑप्टिक्स जो है वो बहुत जरूरी है। छोटी काबीना, छोटी गवर्नमेंट्स ओवरऑल जो है वो ये आपको तासुर देंगी कि आप एक बहुत एफिशिएंट निज़ाम चला रहे हैं। पर अगर 5 लोग, 6 लोग या 7 लोग, जैसे मैं पाकिस्तान में एक मिसाल देता हूं कि आप एयरपोर्ट पे जाएं तो 2 पोर्टर होंगे जो सामान रख रहे होंगे, एक बंदा खड़ा होगा, एक बंदा काउंटर पे कुछ कर रहा होगा, 5-6 बंदे। यही आप कहीं ऐसे ममालिक में उतरे जहां पे एफिशिएंसी है तो एक खातून होंगी, वही उठा के बैग भी रख देंगी, आपका बोर्डिंग पास भी आपको दे देंगी। बिल्कुल, लुक एट दैट डिफरेंस ऑफ एफिशिएंसी। सो एक तो ऑप्टिक्स के लिए छोटी काबीना, छोटी हुकूमत बहुत जरूरी है, पर दूसरा इससे बढ़ के हुकूमत को खुद कंजर्व करना चाहिए। मैं देखता हूं कि जैसे आप ब्रिजेस पे गुजरे तो आपने देखा है वो बड़ी बड़ी वीडियो स्क्रीन्स लग गई हैं। क्या हमें शेवा देता है कि वो वीडियो स्क्रीन्स की पेमेंट हम डॉलर्स में कर रहे हैं? ये मैं सारी कौम को कहता हूं कि यू आर पेइंग इन डॉलर्स, बिकॉज वो इंपोर्टेड कोल पे बिजली बन रही है जिससे वो स्क्रीन्स चल रही हैं जब आप ब्रिजेस से गुजरते हैं। क्या हमें उनको शाम को 9 बजे या 10 बजे बंद कर देना चाहिए? क्या कमर्शियल हॉल्स बंद कर देने चाहिए? क्या हुकूमत को स्ट्रीट लाइट्स बंद कर देनी चाहिए? एक ऑन रखें, एक को बंद करें? क्या हमें एसीज को 26 से 28 पे ले जाना? ऑफ कोर्स ये सारे काम करने चाहिए, यही है बजट। पर we find it difficult to do and ऐसी है। और हकीकत ये है कि इस पे कोई डायरेक्शन नज़र भी नहीं आती है, कोई माइंडसेट नज़र नहीं आता है कि कम से कम इस पे अमल करें। और इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर भी हम सब ही इसके ज़िम्मेदार हैं कि हम पाकिस्तान की जानिब एहसास ज़िम्मेदारी दिखा नहीं रहे। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान फॉर योर प्रेशियस टाइम, आप हमारे साथ आए और इस अहम सिचुएशन के ऊपर कॉमेंट किया। एक तो बिजली बचाने के लिए डॉक्टर साहब ने अच्छे मशवरे दिए जी, बिजली बचाइए। दूसरी बात यह है कि महंगाई है, हम बात कर सकते हैं, हम अवेयर कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं, अब देखें क्या होता है। बाकी काम हुकूमत का और आपका। अभी हम ब्रेक लेंगे, हमारा वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको सेगमेंट मेरा घर दिखाते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ नागहानी आफात के हवाले से बात इसलिए करेंगे क्योंकि पाकिस्तान इसका शिकार रहता है, चाहे ज़ल्ज़ला हो या मौजूदा सैलाबी सूरत हाल हो। इससे निपटने के लिए किस तर्ज के घर बनाए जाए जो रिलायबल भी हों और कम कीमत भी हों, सारा बलोच बता रही है आज के सेगमेंट मेरा घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मज़े में हैं? आज मेरा घर की एक बहुत मुनफरिद एपिसोड हमने आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन की है। पाकिस्तान, पूरे मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों की वजह से करोड़ों लोग मुतासिर हुए हैं। वो घर जो बड़ी न्यू टेक्नोलॉजी पे बनाए गए थे, हमने देखा किस तरीके से वो सैलाब की नज़र हो गए। हाँ, पूरा जो लाइफस्टाइल है इंसान का इस वक्त, पूरा जो मुल्क है वो बहुत ही मुश्किल से दो चार है। हम बात करें एजुकेशन की, हम बात करें लाइफस्टाइल की, हर चीज़ अफेक्टेड है। हमने सोचा कि हम क्यों ना आपके लिए एक ऐसा शो डिज़ाइन करें कि जिसमें अगर आप लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, नहीं अगर उर्दू में कहा जाए कम आमदनी से तैयार करते हैं घर, तो आप उस घर के अंदर सिक्योर महसूस कर सकते हैं। चाहे सैलाब आए, चाहे अर्थक्वेक आए, गर्मियों में अगर आप अच्छा फील करना चाहें, सर्द महसूस करना चाहें, या अगर आप सर्दियों में वार्म फील करना चाहें, तो ऐसा घर क्या बन सकता है पाकिस्तान में, वो भी कम आमदनी पे,
तो हाँ, बन सकता है, इंसान कोशिश कर सकता है। आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐसा घर दिखाने जो कि एक मॉड्यूल है, जो कि एक प्रोटोटाइप है। मेरे घर में हम आपकी आज एक ऐसी शख्स से मुलाकात करवाएंगे जिनका ताल्लुक आर्किटेक्चर से है। वो आर्किटेक्ट हैं, वो डॉक्टरेट हैं, पढ़ के आए हैं सिडनी से, PhD किया है उन्होंने स्पेशल डिज़ाइन में। बड़ी ज़रूरत है इस वक्त इस काम की इस मुल्क में होने की, ताकि हम महसूस कर सकें अपने ही घर में। तो मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब से मेरा घर की इस नई एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अशरफ साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल खैरियत से। इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है ये दोस्तों को दिखाना कि किस तरीके से वो कम आमदनी के घर में सिक्योर महसूस कर सकते हैं, चाहे ज़लज़ला आए, चाहे सैलाब आए। ये जो घर है, खूबसूरत सा घर आपने डिज़ाइन किया है, इसके बारे में दोस्तों को बताएं कि ये स्पेशल क्यों है, इसमें ऐसा क्या है जो मुनफरिद है और कैसे वो इन आफात से लड़ सकता है। जी, देखने में तो आपको ये मट्टी गारा लग रहा होगा, मगर ये USA में कैलिफोर्निया की जो काउंसिल है दैट इज़ वर्ल्ड फेमस, यानी दुनिया में मशहूर है कि उसके सबसे स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं अर्थक्वेक सेफ्टी के। वहाँ का ये टेस्ट शुदा और अप्रूव शुदा डिज़ाइन है। मट्टी की बोरियाँ हैं और उसके ऊपर प्लास्टर किया है, मगर ख़ास बात ये कि उसको शेप हमने राउंड दी है। इस राउंड शेप से उसमें स्ट्रेंथ आती है और हर बोरी के बीच में बार्ब वायर चल रहा है, वायरिंग हॉरिजॉन्टल हुई हुई है, इससे इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ आती है। तो इस तरह ये हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि सैलाब में, अर्थक्वेक में दिस इज़ ये एक मजबूत सलूशन। लागत कितनी लगी है इस पे? मजबूत RCC कंस्ट्रक्शन है, उसकी आजकल कम से कम 3000 रुपये स्क्वायर फुट लागत है, जबकि इसकी आ रही है 1500। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमने बहुत छोटा सा एक सैंपल बनाया है, इसका सिर्फ 13 फुट डायमीटर है। इस पे हमारी लागत तकरीबन 1 लाख रुपए आई है। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये तो बहुत छोटा सा कमरा है जो गांव में लोग रहते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, और अगर एक वॉशरूम और किचन साथ बनाते हैं तो 4 से 5 लाख में बहुत से एवरीथिंग इंक्लूडेड तैयार हो। अच्छा, अगर हम इसके मटेरियल्स के हवाले से बात करें तो एक आम इंसान को हम किस तरह समझा सकते हैं कि कौन कौन सा इसमें मटेरियल इस्तेमाल हुआ है? जी सिंपल, ये जो आपको नजर आ रहा है बस यही जो प्लास्टर है यही बोरियों के अंदर है। देखें, आपको थोड़ी सी बोरियां नजर भी आ रही होंगी। यूजुअली देखने में आया है कि जो मिट्टी से घर बनते हैं उनको साल में 2 दफा तिनके से प्लास्टर करना होता है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। इसमें भी ऐसा ही है, मगर हम लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं लाइम प्लास्टर, यानी चूने को मिला के अगर मिट्टी के साथ, गारे के साथ डाला जाए तो 2 साल वो निकाल लेगा, 2 साल के बाद फिर मेंटेनेंस की जरूरत होगी। अच्छा, ये तो हो गए थे वो घर जो कि गांव देहातों में बने, ऐसा घर बने शहरों के अंदर भी कि जो हमारे लिए आइडियल हो, चाहे सर्दी है, गर्मी है, तो उसके लिए आपने कुछ सोचा है? ये RCC कंस्ट्रक्शन जो आजकल समझ लें एक तरह का फैशन है, जिस तरह हम मैदे की रोटी खाना फैशन है, हालांकि वो हमारी सेहत के लिए बहुत मुज़िर है जी। इसी तरह RCC कंस्ट्रक्शन भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो गर्मी में बहुत सख्त गर्म और सर्दियों में बहुत सख्त सर्द हो जाता है। तो ये मटेरियल नेचुरल मटेरियल है, ये सदियों से इंसान इसी मटेरियल को यूज़ करते आए हैं। तो आपको लगता है आने वाले वक्तों में ये हो सकता है कि शहरों में भी हमें जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुए हैं वो हमें अपने घरों में इस्तेमाल होते हुए नजर आए? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। USA और ऑस्ट्रेलिया में मैं 15 साल से हूँ, वहाँ फैशनेबल लोग इस मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने बनाया है प्रोटोटाइप, यानी मेरा घर में जो आप ये घर देख रहे हैं, ये सर्दियों और गर्मियों में इंसान को किस तरह से सुकून दे सकता है? ये असल में इसकी जो थिकनेस है, दीवार जो आप देख रहे होंगे कि ये कितनी थिकनेस है, ये पूरा फिलिंग हुई हुई है उससे मट्टी गारे से, और इसके ऊपर प्लास्टर भी हमने 3 इंच का लगाया है। इस वक्त कम हुआ हुआ है क्योंकि इसको अब मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो इस वजह से, इस थिकनेस की वजह से इसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं थर्मल लैग। ओके। तो ये थिकनेस की वजह से जब गर्मी या सर्दी दीवारों में एंटर होना शुरू होती है, तो जब तक वो एंड तक पहुंचती है और अंदर तक उसका असर आता है, जब तक वो सर्दी और गर्मी की सिचुएशन चेंज हो चुकी होती है, तो फिर अंदर का टेम्परेचर बच जाता है बाहर के टेम्परेचर से। यानी अगर आप अभी अंदर जाएं, तशरीफ ले जाएं, तो आपको इमीडिएट 3 से 4 डिग्री 5 डिग्री तक फर्क महसूस होगा। अच्छा, ये डोम है ऊपर? हाँ, ये पूरा का पूरा डोम है एक्चुअली। क्या इसका मतलब ये है कि जब भी कोई घर बनाए वो इसी शेप पे बनाना चाहिए? हाँ, ये बहुत आपका अच्छा सवाल है। बिल्कुल, ये जो इसकी गोलाई है यही इसकी स्ट्रेंथ है। अगर हम इसी मटेरियल को चौकोर शेप में यूज करेंगे तो इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी जो गोलाई में। फिर हम इसे कैसे अचीव करेंगे शहरी घरों के अंदर? वो तो किसी भी शेप में बन सकते हैं।
जी हाँ, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एक हद तक हम उसको रेक्टेंगल शेप में मॉडिफाई कर सकते हैं, मगर ये ख्याल रखना होगा कि जो इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी अपनी सिफात हैं, उसको हम बरकरार रखें, वरना फिर हम इसका जो फ़ायदे हैं वो लूज़ कर। क्या पाकिस्तान में कोई शहर के अंदर हमें ऐसा घर नज़र आता है? क्या अभी वो लोग बना रहे हैं ऐसा घर, या अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं आया? हाँ, मेरा मिशन यही था, मैं जो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ हूँ इसीलिए आया हुआ हूँ कि इसको इंट्रोड्यूस किया जाए, इसीलिए हमने ये पहला बनाया है। हमें बहुत शुक्रगुजार हैं, हमारे स्पॉन्सर्स थे। अभी इसको देख के लोग इसकी तरफ आमादा हो रहे हैं, और अभी बल्कि फ्लड रिलीफ सिचुएशन में हम लोग कई घर इसी तर्ज के बनाने वाले हैं बलूचिस्तान में और सिंध। बाहर से आपने देख लिया इसका स्ट्रक्चर, मैं चाहती हूँ अंदर से देखें कि अंदर मटेरियल क्या इस्तेमाल हुआ और अंदर से लगता कैसा। आ जाइए। आइए। जनाब, अब हम इस घर के अंदर आ चुके हैं, और ये एक सवाल जो मेरे माइंड में आया है, दोस्त भी सोच रहे होंगे कि आपकी जो रिसर्च है वो मोनोलिथिक पे है, यानी कि यकसंखी ढांचे पे मबनी है। क्यों यकसंखी ढांचे पे ही क्यों रिसर्च की गई? इस शेप में जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपको एक भी जॉइंट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारा का सारा मोनोलिथिक, इसीलिए हम इसको यकसंगी कहते हैं कि मोनोलिथिक है। इससे कॉस्ट सेव होती है, क्योंकि जॉइंट्स कम होंगे, आपको स्ट्रेंथ जॉइंट्स पे नहीं देनी पड़ेगी, इससे कॉस्ट सेव होती है। इतना पॉपुलर है और फिर भी अनपॉपुलर है कि लोगों को पता ही नहीं है। मतलब आई हैव नो आइडिया कि इस तरह से घर बन सकता है। ऐसा क्यों है, वजह क्या है? जी हाँ, लोगों को सही तरह से इसकी अवेयरनेस नहीं है हमारे मुल्क में, वरना बाहर ममालिक में जैसा कि अभी मैंने मेंशन किया था, यूएसए में, कैलिफोर्निया में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ मैं 15 साल से रह रहा था, तो वहाँ पर इसको जो टॉप के यानी समझ लें सोसाइटी के अमीर तरीन लोग हैं वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। हम बहुत सारे आर्किटेक्ट से मिले, आपकी मुलाकात भी करवाई। आज का शो बहुत मुनफरिद रहा, मैंने बहुत कुछ सीखा, और मुझे लगता है कि जो ये काम कर रहे हैं वो बहुत सारे फेमस आर्किटेक्ट्स भी नहीं कर पाते। इट्स अ प्रॉपर रिसर्च, PhD की स्पेशल डिजाइन में गए सिडनी, वहां से पढ़ के आए। आप और क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि अब आप रिसर्च कंसल्टेंट भी हैं, एंड व्हाट यू आर डूइंग इज बेसिकली अ बिग कंट्रीब्यूशन फॉर दिस कंट्री। हम ये करना चाहते हैं कि जो गरीब आवाम है हमारे, जो 60-70% हमारे पॉपुलेशन है, वो इस वक्त या तो पैसे ज़ाया कर रहे हैं ऐसी चीज़ बनाने में, अपनी जमा पूंजी वो खर्च करते हैं ऐसा घर बनाने में जो पायदार नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है, या फिर वो उस गलत चीज़ बनाकर उसका नुकसान उठाते हैं कि ज़लज़ला होता है या फ्लड होता है तो फिर जानी और माली नुकसान होता है। इन दोनों चीज़ों को हम प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। हम ऐसी कम्युनिटीज़ को, अंडर डेवलप्ड कम्युनिटीज़ को जाकर ये हेल्प आउट करना चाह रहे हैं, उनको दिखाना चाह रहे हैं कि ये आपके लिए बेहतरीन सोल्यूशन। डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे गर्ल्स स्कूल्स बना रहे हैं इसी टेक्नोलॉजी से। 3 कमरों के, इससे बड़ा कमरा होगा 20 फुट डायमीटर का, तो 3 कमरों के छोटे स्कूल हम बिल्कुल रिमोट एरियाज़ में, बलूचिस्तान में, स्वात में 2 साइट्स हैं, वहाँ पर अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको और बढ़ाएंगे। और फिर हम एक मॉडल विलेज भी शुरू करने वाले हैं। अभी हमारे साथ एक ऑन बोर्ड आ गए, लिया में एक ज़मींदार साहब हैं, वो 11 एकड़ ज़मीन हमें वक्फ कर रहे हैं एक मॉडल विलेज बना। अरे वाह, ये बड़ा ही खूबसूरत काविश है। मेरी दुआ है कि आप इस काविश में कामयाब हो। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ गुफ्तगू करने में। उम्मीद है कि आप और प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे और हम आपसे बातें करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जी, हम हाजिर हैं। दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान में सैलाब के आने से ज़िंदगी का पहिया किस तरह से जाम हो गया, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे, अपने अंदर उम्मीद रखेंगे, अपने अंदर एक रोशनी रखेंगे कि हम बहैसियत कौम फिर से खड़े हो सकते हैं, हमारी मईशत फिर से खड़ी हो सकती है। आज के शो का पर्पज़ यही था कि हम आपको एक ऐसा घर दिखाएं जो कम कीमत बनाए, जो कि खूबसूरत भी हो सकता है, जिसमें रह के आप सिक्योर महसूस कर सकते हैं। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दिस इज़ मी सारा बिलौत साइनिंग आउट। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। मुल्क भर में जी डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद में 96 केसेस पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हो चुके हैं। 5 अमवात भी हुई हैं। हॉस्पिटल्स में जगहें कम पड़ रही हैं, बेड्स की तादाद कम पड़ रही है क्योंकि मरीज इतने बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कई केसेस जैसा कि मैंने आपको बताया सामने आए हैं। जो इलाके इससे इस वक्त इफेक्टेड है उसमें खैबर पख्तूनख्वा है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी है, लाहौर है, कराची है, पूरे मुल्क में ही है। लेकिन इस्लामाबाद में बिलखुसूस एक सर्ज हमने देखा है पिछले कुछ खासतौर पर 24-36 घंटों के अंदर, और कराची में भी सूरत
सूरत हाल यही है। तो इस वक्त हम आपको जरा इस्लामाबाद लिए चलते हैं और वहाँ से हम आगाह करते क्या हैं सूरत हाल है डेंगू के हवाले से। जैगम नकवी हमारे मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जैगम नकवी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से आपसे जानेंगे, डेंगू की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, डेंगू जो है मुल्क भर के जो दीगर इलाका जाते हैं उसकी तरह इस्लामाबाद में भी काफ़ी बढ़ रहा है और अस्पतालों में जो गुंजाइश है वो कम पड़ रही है। क्योंकि अस्पतालों में अगर बात करें तो इस्लामाबाद में 3 बड़े अस्पताल गिने जा सकते हैं कि पिम्स है, पोली क्लिनिक है और सीडी हॉस्पिटल है। पिम्स में जो है तकरीबन 200 से ज़ायद जो मरीज़ हो इस वक्त जो पिम्स में दाखिल हैं और इसमें जो क्रिटिकल कहा जाए जिनको प्लेटलेट्स लग रहे हैं वो तकरीबन 5% जो मरीज़ हैं उनको प्लेटलेट्स लग रहे हैं, जबकि जो दीगर अस्पताल हैं उनमें भी इस तरह ही मरीज़ों की बड़ी तादाद मौजूद है। लेकिन पिम्स में 4 वार्ड जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं जो डेंगू के मरीज़ों के लिए हैं और इसमें जो दीगर जो इलाका जात हैं उनके मरीज़ भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसमें अस्पताल इंतज़ामिया का यह कहना है कि हम मज़ीद जो वार्ड्स हैं वो भी मुख्तस करेंगे। लेकिन जो केसेस बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स भी परेशान हो रहे हैं, गुंजाइश अस्पतालों में कम हो रही है। सीडी अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर फजल मौला ने इस हवाले से कहा कि क्योंकि वो इंटाइटल्ड हॉस्पिटल है लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में जो भी मरीज आएंगे हम उनके टेस्ट कर रहे हैं डेंगू के और उनके इलाज मुआवजा कर रहे हैं। लेकिन जो DHO की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बताया है कि 96 मरीज जो है वो गुज़श्ता 24 घंटे में सामने आए हैं, जबकि मजमूई तौर पर अगर बात करें से 1657 जो मरीज हैं इस्लामाबाद में इस वक्त तक डेंगू की रिपोर्ट हो चुके हैं और जो 53 केस जो हैं वो गुज़श्ता 24 घंटों में जो दही इलाका जाता है इस्लामाबाद के उनमें रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 43 जो रिपोर्ट हैं वो शहरी इलाकों से हुए हैं। और जो इसमें अगर बात करें इस वक्त तक जब से सीजन शुरू है तो 5 अमवात जो हैं वो डेंगू से हो चुकी हैं, जिसमें 2 शहरी इलाका जात से हुई हैं जबकि जो 3 अमवात हैं वो दही इलाका जात के जो है उनमें हो रही है। ये जो डाटा बता रहे हैं, एक तो ये तो चले डाटा है जो जारी बात है सरकारी सोर्स से आप तक पहुंचा, एक तो आपने देखा क्या है इंतजामात को लेकर? आप खुद भी हॉस्पिटल के बाहर हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने क्या इंतजामात जो देखे हैं उस मुतमईन है? और दूसरा ये डेंगू टेस्ट की जो आप बात कर रहे हैं क्या ये फ्री है? जी बिल्कुल, जो डेंगू टेस्ट है वो तो फ्री है, लेकिन अस्पतालों में चूंकि दीगर जो अमराज हैं उनके मरीज भी बड़ी तादाद में आते हैं और विजिट करते हैं, लेकिन जो डेंगू है उसकी वजह से जो दीगर अमराज हैं उनके जो मरीज हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और डेंगू के इंतजामात के हवाले से अगर बात करें तो जो वार्ड मुख्तस किए गए हैं उसके अलावा भी जब मरीज बढ़ते हैं तो दीगर वार्ड जो है उनके साथ भी मुंतकिल करना पड़ता है मरीजों को। पिम्स में चूंकि 4 वार्ड जो है मुख्तस किए गए हैं कि वो डेंगू के मरीजों के लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है मरीज बढ़ते जा रहे हैं और दिन ब दिन इनकी तादाद बढ़ने से पिम्स चूंकि बड़ा हॉस्पिटल समझा जाता है और पिम्स में इंतजामात भी कदरे बेहतर हैं, इसी वजह से मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स है, DHO है और जो दीगर इंतजामिया उनका ये कहना है कि इसका इलाज मुआवजा घर पे भी हो सकता है, दरवाजे बंद अच्छा, एक लास्ट मिनट मेरे पास है, ये भी बता दें कि क्या इससे बचने के लिए जो मकामी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है या महकमा हेल्थ है स्प्रेज वगैरह कर रहे हैं प्रिवेंशन के लिए? और ऐसा भी है कि पानी ना खड़ा होने दिया जाए, शहर में कुछ ऐसे इकदाम भी देखे आपने पिंडी इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, जो DHO की इंतजामी टीमें हैं वो मुख्तलिफ इलाका जात में स्प्रे भी कर रही हैं, फोगिंग कर रही हैं और जो दही इलाका जात है वहाँ पे भी इवन स्प्रे किया जा रहा है। लेकिन जो प्रिवेंटिव मेजर के अलावा भी जो अपने घरों में का पानी मौजूद होता है उस हवाले से जो ही उनको कोई शिकायत मौसूल होती हैं तो वो वहाँ पर हंगामी बुनियादों पर भी स्प्रे किया जाता है। बहुत शुक्रिया कि आप हमें अपडेट कर रहे थे डेंगू की सूरत हाल के हवाले से। कुछ नहीं है लेकिन स्टिल जी हुकूमत अपने तौर पर इकदाम करने की कोशिश कर रही है। आप भी एहतियात करें, अपने घरों में गैर जरूरी तौर पर पानी खड़ा ना होने दें क्योंकि साफ पानी में मच्छर की अफजाइश होती है, तो बेहतर है कि डेंगू से बचने के लिए आप खुद भी एहतियात करें। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसा कि हम आपको दिलचस्प जबरदस्त किस्म की शख्सियात से मिलवाते रहते हैं, खास तौर पे सफर शर्त के अंदर आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। वैसे तो पैदाइशी तौर पे नाबीना है लेकिन हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हैं। नाम है इनका सिफ्त जान और सिफ्तें हैं भी इनमें कई। देखते हैं आज का सफर शर्त।
आवाज़ों को नज़्म में ढालने वाले बहुत बड़े फ़नकार इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं, उस्ताद सिफत जान, जिनका ताल्लुक यहीं खंडर से है। और क्या टैलेंटेड आदमी है, क्या कमाल आदमी है। ज़ुबान जो है ख्वार है, उर्दू नहीं बोल सकते, लेकिन इनका फ़न जो है वो किसी ज़ुबान का मोहताज नहीं है। सबसे पहले मेरे ख्याल में इनसे जो बात करते हैं तो मैं फ़िदा अली शाह साहब जो हमारे दोस्त हैं यहाँ के, उनसे दरख्वास्त करूँगा क्योंकि ये ख्वार ज़बान बोलते हैं। फ़िदा भाई, आप साफ़ी हैं, आप यहाँ पे एक समाजी कारकुन हैं, पेश रहते हैं तमाम मामलात में। ये जो फ़नकार हैं, फ़नकार बहुत सारे हैं, उस्ताद सिफत, मतलब उनके हवाले से मैं पर्टिकुलरली आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये इनका क्या बैकग्राउंड है, यानी मतलब इस तरह सितार के हवाले से स्पेशली यहाँ पे मकबूल हैं, क्या है इनका पस मंज़र? मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने दूर से यहाँ आए और इससे अनडिस्कवर्ड एरिया को आपने डिस्कवर करने की हमारी एक मदद आपने की है। तो उस्ताद सिफत जान के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये बचपन से स्पेशल किड पैदा हुआ था। अच्छा, तो ये देख नहीं सकते? बिल्कुल देख नहीं सकते, नाबीना है। लेकिन इन्होंने अपनी इस कमज़ोरी को जो कुदरत की तरफ से इनके साथ था, तो इसको इन्होंने अपने कमज़ोरी नहीं समझा, बल्कि इन्होंने इसके साथ मुकाबला किया। और अक्सर हमने ये देखा है कि हमारे माशरे में जो माजूर होते हैं, जो फिज़िकली कमज़ोर होते हैं, उनको कमज़ोर भी समझा जाता है और वो माली मुश्किलात का शिकार होकर भीख मांगने पे आते हैं। इस शख्स ने, इसकी बड़ी कमालात ये हैं कि उसने अपनी उन उसरतों को कभी अपनी मजबूरी नहीं समझा। मैं फ़िदा भाई ये बताइए कि आपसे जब ये ख्वार में ज़ुबान में बात कर रहे थे तो मैं, इनका जो लहजा था वो बहुत ही पुरएतमाद था और एक डांटने वाला सा एक लहजा सा। जी बिल्कुल। तो वो आप वाली बात की, यानी किसी जगह पे इन्होंने उसको कमज़ोरी नहीं समझा। अपनी शख्सियत यानी बड़ी पुरएतमाद शख्सियत है। जी एग्जैक्टली। लेकिन माली हालात क्या हैं? माली हालात तो ये है कि इनका काफ़ी मुश्किल हालात से ये लोग दो चार हैं। यहाँ इनकी कोई समाजी इतनी खिदमत यहाँ नहीं की जाती, इनकी मदद व तायद किसी के हासिल नहीं रहती। और सरकारी सतह पर भी ऐसे स्पेशल अफराद के लिए कोई खुसूसी ग्रांट, इस तरह की कोई मदद ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किल है। वसीला तो इनका ये कि छोटी सी ज़मीन है, उस पर काश्तकारी होती है, उन्हीं से गुजारा कर लेते हैं। ये तो नाबीना है। नहीं, इनके फैमिली वाले इनको ये खुद कुछ भी नहीं कर सकता। इनकी फैमिली वाले बड़े सपोर्टिव है। ये कार्ड भी देखो। ये कार्ड। अच्छा, आप ये उर्दू थोड़ा बोलते हैं ना? ओहो, ये उर्दू तो मेरे मसन है, ये मेरा बीबी का है। अच्छा जी, हाँ ठीक है। देखो। जी। हाँ, तो आप कब से ये कर रहे हैं, सितार कब से बजा रहे हैं? सितार तकरीबन 7 साल में। 7 साल की जब आप थे, छोटे बच्चे थे? 7 साल, हाँ। तब से बजा रहे हैं? हाँ। सितार, बांसुरी बजा लेते हैं? बांसुरी और पियानो। अच्छा। हाँ, ये तो मेरा पसंद है। आपको पसंद है? हाँ। तो मेरा तो दिल खुश हो गया। अच्छा, मेरा दिल इसलिए खुश हो गया कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। आप पहले वो कह रहे थे कि मैंने उर्दू में बात नहीं करनी, ये तो आप तो बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये अपना अशनाती कार्ड रखें। ठीक है। ये गुलाबी उर्दू तो मेरा पसंद नहीं है। असल उर्दू तो ठीक है, ये गुलाबी उर्दू छोड़ेंगे। सिर्फ उर्दू नहीं जानते? गलत है। सिर्फ उर्दू नहीं जानते, उर्दू जो है मुहावरे वाली उर्दू वो जानते हैं। ये फिदाली साहब तो है। अच्छा, ये बताइए कि आपका कैसे चलता है, रोजी रोटी कैसे चलती है, किस तरह? बस अल्लाह का मालिक हमसाया। फिलहाल तो भाई माई बस। तो आजकल तो महंगाई बहुत है, कुछ मदद भी नहीं। अच्छा है, क्या ना मसला, बेनजीर सपोर्ट कार्ड मेरे पास नहीं है, एहसास फंड मेरे पास नहीं है। बस
तो हम ये गुजारिश कर सकते हैं फिदा भाई, जितने भी हमारे जानने वाले हैं, अब बहुत अच्छी NGOs हैं, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं जो इस वक्त देख रहे हैं, बहुत अच्छे जिन्होंने पूरे मुल्क में काम किया है, तो यकीनन हम उनकी तवज्जो जो है वो गिज़र वादी की तरफ एक तो करवाएंगे। और स्पेशली इस तरह के लोग जो कि इतने बड़े फनकार हैं, इतने बड़े लोग हैं, इनकी माली मदद भी और इनके की सपोर्ट जो है, पूरा एक सिस्टम होना चाहिए। और गिज़र में मेरे ख्याल में कोई इंस्टीट्यूशन इस तरह का होना चाहिए जहाँ पे कोई इदारजाती सतह पे ये तमाम चीज़ें हों, तभी वो एक कंसिस्टेंट रहती हैं। अदरवाइज़ तो किसी ने मदद कर दी उसके बाद फिर भूल गया तो मतलब बहुत मुश्किल होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। गिज़र में इस तरह के कोई नहीं है। कम्युनिटी लेवल पे थोड़ी सी, जैसे उन्होंने ख़ुद भी कहा कि फैमिली में भाई लोग हैं वो इनकी मदद करते हैं, काश्तकारी में इनकी बड़ी मदद होती है, वो इनकी ज़मीनें काश्त करते हैं, वहाँ से छोटी सी आमदन पैदा होती है। ज़मीन अपनी कोई तो वो जो मैंने कहा था ना, उनकी कोई ज़मीन की कोर्ट केस है, उस हवाले से बात कर सकते हैं। जो थोड़ी बहुत ज़मीन है वो भी उसका वाकिर को मेरा पास रुपया नहीं, मैं मजबूरी है बस। आप हमें पुलिस खामखा बस हर वक्त इस वक्त में मुझे तंग किया। अच्छा, जब पुलिस भी तंग करती है? हाँ, इमरान खान को पूछा। इमरान खान को आपने क्या कहना है? बस इमरान खान का नंबर तो मेरे पास नहीं है, नंबर नहीं है, जुबान तो मेरे पास नहीं है, बस मजबूर नहीं मजबूर किया, लास्ट है, दूर है। आपके पास इमरान खान का नंबर नहीं है और आपके पास उर्दू तो आप बोल सकते हैं। आप जो उनको कहना चाहते हैं आप कहें इमरान खान को, क्या कहना है? बस जुबान सही, जुबान नहीं थे सही। क्या रसन क्यों इमरान खान तो क्या रसन इमरान खान तो हम जमान की हसीब ज़रदारी हो और नवाज शरीफ हो, सारी ज़मीन माँ गरीब है, ज़मीन हो। आदमी जो नाबीना है, जिसने कभी अपनी नाबीना होने को या अपनी माजूरी को कभी उस तरह उज़र नहीं बनाया, उसने यानी बहुत अच्छे स्टार नवाज हैं, फ्लूट बजाते हैं, पियानो बजाते हैं। अच्छा, मैंने इसके अलावा भी सुना है कि और भी बहुत सारे इनके पास टैलेंट हैं, यानी कई चीज़ें ठीक करते हैं। बिल्कुल कोई मशीनरी या कुछ इस तरह की चीज़ें ठीक भी कर लेते हैं। इससे ज़्यादा एक इंसान क्या करे? और उसके बाद कोई एक खेत है और उस पर भी कोई केस है, तो उस पर यकीनन उस्ताद सिफत साहब जो है उनको यकीनन मिलना चाहिए इंसाफ। उस्ताद जी कोई और चीज़ सुनाइए अपनी पसंद की। ये बताएं, आप कभी इस्लामाबाद, लाहौर, किसी शहर गए? नो उर्दू नो इस्लामाबाद मुझे पता नहीं है। इस्लामाबाद आपको नहीं पता? मुझे पता नहीं है। लाहौर सिवाय लाहौर तो कुजा। लाहौर का नाम तो मेरा कान में है। लाहौर का नाम कान में है। हाँ। लेकिन लाहौर मुझे क्या पता है? लाहौर का नाम तो मुझे पता है, ये लाहौर है। गिलगित का पता है? हाँ, गिलगित तो मुझे पता है। गिलगित का पता है। आपकी जिंदगी ज्यादा यहाँ फंडर में गुजरी है? जिंदगी ज़्यादा इधर गुजारी है फंडर में? ठीक है, फंडर में। और शादी वगैरह? शादी हुई है और बच्चे भी हैं। बच्चे ठीक हैं, मतलब ठीक ठाक। अच्छा, शुक्र। काबिल बच्चे हैं। अच्छा, स्कूल में पढ़ते हैं। देखिए, इस हवाले से तो फिर ये और ज़्यादा सेंसिटिव स्टोरी हो जाती है कि उस्ताद सिफत जो हैं वो ना सिर्फ ये कि इतने टैलेंटेड हैं, स्टार से लेके हर मतलब बहुत सारे टैलेंट, बहुत सारी चीज़ें ठीक करते हैं, मशीनरी ठीक करते हैं, फ्लूट बजा लेते हैं, जितना ज़िंदगी में स्ट्रगल कर सके हैं की है। और फिर बच्चे हैं जो कि टैलेंटेड हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि लायक बच्चे हैं, तो डेफिनेटली इनकी दादरसी होनी चाहिए और हम तो यही कह सकते हैं। सो नाज़रीन, इस वक्त बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही धीरज से बहता हुआ दरियाए गिज़र है, उसके किनारे उस्ताद सिफत बैठे हैं और ये मेरे लिए एक बहुत ही सादत है कि मैं इनके साथ बैठा हूँ। इनकी जो फ़िज़ा में बखेरी हुई धुनें हैं उनसे महजूज़ हुआ हूँ, लेकिन उसके साथ यकीनन दिल में एक कसक भी है कि इतना बड़ा फ़नकार जो है, जिसके शायद मुकाबले बैठने के काबिल भी नहीं हो, लेकिन इतना बड़ा जो फ़नकार है वो इस कदर कसम कुर्सी का शिकार है। तो यकीनन जितने भी अरबाब इख्तियार हैं उन तक हमारी यही दरख्वास्त है
कि इनकी ज़रूर दादरसी की जाए और इनकी कोई माली मामनत या जो भी मामलात हैं, और स्पेशली मेरा तो ख्याल है कि गेज़र वैली में एक इदारे का क़याम ज़रूरी है जो कि फ़नकारों, तमाम फ़नकारों की दादरसी करे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। भाई, मुश्किल वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है, और अगर हम मुल्क भर में सैलाब की सूरत हाल की बात करें तो हमें मालूम है कि इसकी वजह से इस वक्त करोड़ों अफराद ऐसे हैं जो बेघर हैं, और मुश्किल की इस घड़ी में जहाँ बैनुल-अक़वामी इमदाद जारी है, वहीं पर कुछ मकामी लोग भी, मकामी लोगों समेत जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ NGOs हैं, जो इदारे हैं, वो भी अपने हिस्से की एक शम्मे जलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में ज़रूरतमंद लोगों के लिए और उनकी मदद के लिए इनफरादी और इज्तिमाई दोनों तरह की कोशिशें जारी हैं, और इन्हीं में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली खातून है जिनका नाम है सैयदा औज फातिमा, वो भी पेश हैं। उन्होंने कोविड के दिनों में भी मुख्तलिफ जो बेरोज़गार लोग थे उनको रोज़गार फराहम करने के लिए काम किया, उनको, उनके ख़ानदानों को मुफ्त खाना फराहम किया, इसके साथ साथ उनके साथ हमदर्दी की, और आज मुल्क में एक बार फिर जब ये आफत आई है तो वो इन लोगों में जो मुतासिर हैं खाना खुद पका के इन तक पहुँचा रही हैं और इंसानियत की खिदमत कर रही हैं। सो ऐसा कैसे हो सकता है कोई बहुत अच्छा पाकिस्तानी काम कर रहा हो और वो यहाँ हमारे यहाँ तशरीफ़ सैयदा औज फातिमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सैयदा औज फातिमा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, और चूँकि इस मुश्किल वक्त में हम सबको इस तरह के इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, लेकिन आप जो स्पेसिफिकली काम कर रही हैं ये बिल्कुल काबिल तहसीन है। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप किन इलाकों में अपनी ये जो खाना पका कर भेजने वाली जो सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड कर रही हैं, और आपको क्या चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इस सारी सिचुएशन में? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस तरह से है कि मैं बलूचिस्तान में चूँकि खुद मौजूद हूँ, और बलूचिस्तान के जो रिमोट एरियाज़ हैं ख़ास तौर पर जहाँ पे लोगों की रसाई नहीं है, आसानी से लोग जा नहीं सकते, तो मैंने ख़ास तौर पे वो रास्ते चुने जिनमें आप कह सकती हैं कि एक तो सरियाब बेल्ट है, वहाँ पे केची बेग का इलाका है, फिर इसके अलावा किली कमालू है, उज़्बक बाज़ार है, फिर इसके अलावा जो मुख्तलिफ आगे एरियाज़ हैं, दश्त हो गया, कोलपुर हो गया, मच हो गया, तो ये जो सारे एरियाज़ हैं मैंने कवर किए। इसके अलावा जो है नवा किली, शाह आलम, किली शाह आलम हो गया, मशरिकी बाईपास हो गया, हन्ना उड़क हो गया, हन्ना झील का सारा इलाका हो गया। तो मैं इन इलाकों में खुद जाती हूँ, वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे इजाज़त लेती हूँ, और वहाँ पर जो है मैं खाना पकाती हूँ खुद ही, और बनाकर जो भी इफेक्टिव लोग हैं उनमें तकसीम कर देती हूँ। दैट्स ग्रेट। इसके लिए तो वसाइल भी चाहिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी चाहिए। मुराद सिर्फ नहीं है, उसको लाने के लिए वसाइल चाहिए, फिर उसको तकसीम करने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए। कैसे मैनेज करती हैं आप? बिल्कुल इस तरह से है कि देखिए, जब मैं कोविड के टाइम पे खाना बनाकर तकसीम करती थी, उस वक्त मैं अपने घर पे काम कर रही थी, मैं अपने घर के किचन को इस्तेमाल करती थी, तो मेरे लिए ऐसा जितना मुश्किल नहीं था। लेकिन मैं जिस दिन बलूचिस्तान पहुंची हूँ, यहाँ पर हालात बहुत अलग से थे। यहाँ पर बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, तो क्या होता था कि मुझे इंतजामात खुद करने पड़ते थे, यानी कि मैं लकड़ियों पे भी खाना पका रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर गैस नहीं है मौजूद, और जिन इलाकों में मैं जाती हूँ वहाँ पे तो बिल्कुल ऐसी सहूलियात नहीं है। तो क्या होता है कि मैं लकड़ियों पे खाना बना रही हूँ, मेरी जिंदगी में पहली दफा है कि मुझे इस तरह से बनाना पड़ा है। लेकिन देखिए, जब आपकी नीयत सच्ची होती है और आपने एक चीज का इरादा किया होता, तो अल्लाह ताला खुद आपके लिए रास्ते आसान कर देता है। तो मैं क्या है कि डेली बेसिस पे सामान खरीदती हूँ, खरीदने के बाद में उस इलाके में लेके जाती हूँ, वहाँ पे कटिंग करती हूँ और पकाती हूँ, उसके बाद प्रॉपर बॉक्सेस में पैक करके मैं तकसीम कर देती हूँ। अच्छा, एक और चीज मुझे अक्सर लोग ये कहते थे कि जी यहाँ पर वहाँ पर जाकर करना जरूरी क्यों है, क्योंकि देखिए खुराक एक बुनियादी जरूरत है, और चूंकि आप सबको पता होगा कि बलूचिस्तान के जो रास्ते थे पूरे पाकिस्तान के साथ जो है मनकता हो गए थे, लोग आसानी से जा नहीं सकते थे वहां पर। तो मुझे इस चीज का अंदाजा था कि जी आपको अगर ऐसे हालात में, तो इंसान को नेमतें और ज्यादा याद आती हैं, और खुराक तो आपको पता है सबसे बड़ी एक नेमत है। बेशक। तो ये सोचकर मैं खुद यहाँ पर आई। अच्छा, और आकर जो और मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, जिससे आपने खुद भी कहा कि आप वहाँ पे सामान को डेली बेसिस पे परचेज करती हैं, लेकर जाती हैं, वहाँ कुकिंग करती हैं। ऑब्वियसली आप थोड़ी क्वांटिटी में तो नहीं बनाती होंगी, आप ज्यादा क्वांटिटी, क्योंकि काफी लोगों को आप केटर कर रही हैं। सो इसमें आपके साथ और भी लोग हैं, या वॉलंटियर कोई इस तरह से करता है जो आपकी हेल्प करता हो, और फिर जो आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसको किस तरह से मैनेज कर रही हो?
अच्छा, इस तरह से है कि एक टोटल वन मैन आर्मी कॉन्सेप्ट है। कोविड के टाइम पे भी इसी तरह से था, तकरीबन मैं 200 से 250 लोगों के लिए खाना पकाती थी, ठीक है। और अब इस तरह से था कि यहाँ पे भी जब मैं बलूचिस्तान आई हूँ तो मैं बिल्कुल अकेली आई हूँ, तो आप ये कह सकती हैं कि बिल्कुल वन मैन आर्मी कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैं जाती हूँ, सामान खुद खरीदती हूँ, उसके बाद मैं उसकी कटिंग करती हूँ, क्योंकि अब तो मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मैं आराम से 200 से 250 लोगों के लिए खाना पका सकती हूँ। अच्छा, उसके बाद ये है कि कटिंग करने के बाद मैं आसानी से और डेली बेसिस पे मैं एक नया मेन्यू बनाती हूँ, मैं डिफरेंट एरियाज में जाती हूँ और वहाँ पे जाकर मैं अलग से खाना बनाती हूँ। तो व्हाट एक्चुअली ड्राइव्स यू, आप इसके पीछे वो क्या इंस्पिरेशनल फोर्स है जो आपको, मतलब हम लोग भी थोड़ा बहुत चैरिटी वर्क जब करते हैं, एक आध दफा किसी को कोई पैसे देते हैं, खाना खिला के बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने कर दिया। आप तो रोज करती हैं, कितनी बड़ी एफर्ट है ये माशाल्लाह। ऐसा क्या है जो आपको ये रोजाना करने पे मजबूर कर रहा है, ऐसी क्या फोर्स है? अच्छा, मैंने एक्चुअली फूड ड्राइव जो है आज से 2 साल पहले स्टार्ट की थी कोविड के टाइम पर, और ये मैंने अपने नाना अबू के लिए स्टार्ट की थी। और मैं मतलब ये सब उनकी मोहब्बत में करी थी, क्योंकि देखिए कुरान पाक की एक आयत, अल्लाह ताला उन लोगों पे रहम फरमा जिन्होंने हमारे बचपन में हम पर रहम किया, वो आपके वालिदैन आपके पालने वाले होते हैं, तो आप उनके लिए सदका जारिया बन सकते हैं उनकी दुनिया से जाने के बाद। तो ये वो पैसे थे जो उन्होंने मेरी मतलब फ्यूचर के लिए रखे हुए थे कि आने वाले वक्त में मेरे काम आएंगे, और मैंने इन पैसों को इस्तेमाल किया इस मकसद के लिए ताकि इसका अजर और सवाब उनको मिले। बाकी दूसरी बात देखिए, मैं खाना एक खुद अपने हाथों से पकाकर तकसीम करने का एक सबसे बड़ा मेन रीजन ये था कि देखिए मैं इसको कोई चैरिटी फूड नहीं कहती हूँ, मैं इसे कहती हूँ टोकन ऑफ लव है, ये मेरे प्यार का तोहफा है। और मैं यहाँ पे और बहुत सारे लोगों से हमारी बात होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, लिटरली आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैं बहुत मुतासिर हो रहा हूँ जिस तरीके से आप ये काम करी हैं, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अल्लाह आपको और हिम्मत दे और अल्लाह आपके नाना के दर्जात भी बुलंद करे, जिन्होंने आपको इस राह पे लगाया है, और आपको इस तरह से इनकरेजमेंट हम भी देंगे, और बहुत सारे लोगों के लिए आप हेल्प कर रही हैं। वी रियली अप्रिशिएट यू सईदा और फातिमा, you are a hero and thank you very much for your time and we wish you a very best of luck कि आप जिस मिशन पे हैं उसमें आप कामयाब हो। आज फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, वेरी इंस्पिरेशनल, और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, जिस तरह से सैलाबज़दा इलाकों में जाके खुद खाना बनाती हैं और तकसीम करती हैं और कहती हैं कि अपने नाना अब्बू के लिए सदका जारिया है। जबरदस्त। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जी, और चूंकि अब हम शो के अंदर कुछ बहुत कहते हैं ना मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन अब थोड़ा म्यूज़िक के हवाले से हम बात करने वाले हैं। और म्यूज़िक में आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंस्ट्रूमेंट जो इमरान हसन का बहुत फेवरेट है, और बताएं फिर क्या है? गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार। भाई हम ये दूसरे हॉलो एक्यूस्टिक गिटार तो हम सुनते रहते हैं, आज हमने कहा इलेक्ट्रिक गिटार से आपकी ओरिएंटेशन करवाते हैं। एक तो आपको बताते हैं ये आला कैसे बजता है, कैसे डिफरेंट होता है एक्यूस्टिक गिटार से या सेमी एक्यूस्टिक गिटार से, और कैसे डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, हाउ डज इट वर्क। हमारे साथ राफिज ज़ुबैर मौजूद हैं, और इनकी इंटरेस्टिंग बात ये है, इज़ अ यंगस्टर, और ख़ुद से इन्होंने बजाना सीखा है अपनी सेल्फ यूट्यूब वीडियोस से देख के। यूट्यूब इनका उस्ताद है एक्चुअली, तो बड़े यूट्यूब खान साहब इनके उस्ताद हैं। उनसे इनको देख के राफे ने बजाना शुरू किया। आज राफे हमारे से कुछ परफॉर्मेंस भी सुनेंगे और गपशप भी लगाएंगे। सो और राफे का गिटार बहुत प्यारा है माशाल्लाह। हाँ, वो पहले तारीफ हो चुकी है। वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे आप राफे? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। कैसी गुजर रही है आपकी जिंदगानी? कोविड के अंदर ये मौजूदा हुआ है, कोविड के अंदर? नहीं, कोविड से पहले, कोविड से 2 साल पहले से मैं प्ले कर रहा हूँ, और कोविड में थोड़ा मैंने इंक्रीज किया था, मतलब प्ले टाइम और यूट्यूब पे फोकस करना इंक्रीज किया था। तो राफे नॉर्मली गिटार के लिए प्रॉपर आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, हमने जिससे सभी बताया कि वाकई आपने यूट्यूब से इसको प्रॉपर्ली बजाना सीखा? हाँ जी, यूट्यूब से। यूट्यूब पे बेसिकली आपने टेक्निक बेसिकली सीखनी होती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल बेंडिंग है या कोई भी लीड टोन है, तो वो टेक्निक्स आप अप्लाई करके इसी तरह मैंने सीखा है। ज़बरदस्त। और इलेक्ट्रिक गिटार के हवाले से, अकूस्टिक के हवाले से तो हम सुनते रहते हैं, इट्स अ वेरी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट उसके कंपैरिजन में, ये कितना डिफरेंट था आपके लिए? बेसिकली दोनों की बेसिक्स तो सेम है, हाँ। लेकिन जब आप एक्सपर्टीज़ में आगे जाते हैं तो फिर थोड़ा डिफरेंस आना शुरू होता है। तो मेरा शौक भी इलेक्ट्रिक की तरफ था, मुझे अकूस्टिक इतना पसंद नहीं है, तो इस वजह से भी Why so? मतलब यूजुअली तो लोग एक्यूस्टिक को ज़्यादा पसंद करते हैं, दैट साउंड्स क्वाइट नेचुरल, और जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो भी एक्यूस्टिक के ऊपर गा रहे होते हैं। तो मेरा जो बेसिकली जॉनरा था ना, वो था रॉक म्यूजिक की तरफ, वो जो हेड बैंगिंग वगैरह वो सारे। रॉक म्यूजिक में किससे इंस्पायर्ड हैं आप ज़्यादा? सबसे ज़्यादा पहले तो मैं ईस्टर्न वेस्टर्न में अगर देखूं तो लिंकन पार्क एक बैंड है, उससे इंस्पायर्ड था ऑफ कोर्स। और ईस्टर्न के अंदर ईपी
EP. वाओ That's नाइस। great. तो अब चूंकि राफी हमारे साथ मौजूद हैं, जबरदस्त गिटार इनके पास है, इतना अच्छा प्ले करते हैं, तो हम इनसे कुछ सुन लेते हैं। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, गिटार भी है जी। ठीक है, मैं सजनी प्ले करूंगा बाय जल। चलें, लेट्स लिसन। Amazing, जबरदस्त। वाओ, मतलब क्या थ्रिल, एनर्जी यस, दिस इज व्हाट वी कॉल रॉक म्यूजिक। भाई बहुत ही मजा आया हमें, Thank क्या you बात so है। much. तो आप पाकिस्तानी बैंड्स में EP से ज्यादा इंस्पायर्ड है? EP और जल। और किसके साथ आपको बजाने का शौक है, किस बैंड के साथ? आई सो कराकरम। हाँ, कराकरम। आप प्ले कर रहे हैं उनके साथ? नहीं, शौक है। अच्छा, ओके, दैट्स ग्रेट। पाकिस्तान में कैसे देखते हैं आप, क्योंकि एक टाइम पे तो हमने बड़े अच्छे जैसे आई थिंक शालिन थे, सलमान भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, जुल्फी हैं, ये बहुत जबरदस्त बड़े बड़े नाम हैं। तो क्या गेम है इसकी? डिस्टॉर्शन बेसिकली EP जो है, EP से मुझे शौक चढ़ा था रॉक म्यूजिक का। उनका एक गाना था हमेशा, उसकी फील अमेजिंग। जबरदस्त। जुनून का जो कुछ बेसिक शुरू वाला म्यूजिक था, उसने कभी इंस्पायर उस तरह से नहीं किया? जुनून के 2-3 गाने थे, जिस तरह जुनून से हो गया, और उससे और गरज बरस, उसकी जो डिस्टॉर्शन वाली टोन थी वो अमेजिंग थी। चलें, वी हैव हर्ड कि आप आंखों के सागर बहुत अच्छा प्ले करते हैं। बैंड, हाँ, तो ये उस वक्त का है जब आई थिंक शालिम वगैरह सब बजाते थे। और वो थोड़ा रॉक की तरफ नहीं है, वो मैं मेलो, इट्स अ बिट थोड़ा स्मूथ है बेसिकली, थोड़ा सा फील है जरूर। चले जी, आंखों के सागर। ओह सुपर्ब। भाई हमारे लिए एक बड़ी नई चीज़ है, बिकॉज हमने यहाँ पे कितने इंस्ट्रूमेंट सुने हैं, कितने लोगों को बुलाया है। हाँ, इलेक्ट्रिक गिटार हमने कभी नहीं सुना और हमारे लिए एक बड़ी नई चीज़ भी। आई होप कि हमारे मॉर्निंग शो व्यूवर्स के लिए भी खास होगा ये। अच्छा, इससे पहले कि हम ख़त्म करें सेगमेंट को, मैं देख रहा था कि आप अपने पाँव से भी ऑपरेट करते हो, तो बेसिकली हाउ डज इट ऑपरेट, थोड़ा सा देखने वालों के लिए। बेसिकली मैं जैसा एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बजाता हूँ, उसको मैं एक पूरी जो 4 बार्स होते हैं कंप्लीट करके उसको मैं लूप पे लगा देता हूँ, वो पीछे लूप में आ जाता है और मैं उसके ऊपर, और ये ऑटोमेटिकली उस लूप को पिक कर लेता है। जी, इट वर्क्स लाइक अ कीबोर्ड, जिस तरह कीबोर्ड पे आप पीछे। बेसिकली दिस वर्क्स लाइक अ बैकिंग ट्रैक। ये मुझे बैकिंग ट्रैक, मुझे किसी साथ म्यूजिशियन की जरूरत नहीं पड़ी। तो राफी, ये बहुत टेक्निकल होता है कि जब आप उसको लूप पे लगा रहे हो तो आपको अपने माइंड में रखना है कि आपने इतने कॉर्ड्स प्ले कर दिए और उसको आपने लूप पे लगाना है। हाँ, थोड़ा टेक्निकल होता है कि एक कॉर्ड मिस ना हो जाए, फिर वो ओवर सारा दोबारा करना पड़ता है। भाई हमें आपकी परफॉर्मेंस से बड़ा मजा आया और हम आपको बहुत जल्द दोबारा बुलाएंगे इंशाल्लाह। हम चाहते हैं एक और ऐसी थ्रिलिंग और कुछ नए ट्रैक्स हम आपसे सुनें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। राफी हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनको सुना, जबरदस्त बजाते हैं और हमने कोशिश करनी है कि हम इनको आइंदा से बुलाते रहे। हर म्यूजिशियन को हम ये जरूर कहते हैं, हाँ, अगर हम बुलाते कुछ को बुला भी रहे ऐसा नहीं। चलिए जनाब, थैंक यू वेरी मच राफी का शुक्रिया अदा करेंगे और अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आई थिंक प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा है। यस, बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। नहीं, आज मैच अभी हम तो एक्साइटेड हैं। यस, आखिरी हिस्सा है, हम भूल जाते हैं अक्सर। 7 मैचों की सीरीज है, 1 हम हार चुके हैं, 6 बाकी हैं, पिक्चर अभी बाकी है। आज दूसरा मैच है, शाम 7 बजे खेला जाना है, T20 ये वाला कराची स्टेडियम के अंदर वंस अगेन। और पिछला मैच हम हार गए थे, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके, टीम्स हारती रहती हैं और हमारा फोकस ये कि अगली, हम आपको याद कराते हैं कि हम हारे में, तो आपने भी आज भी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी। हाँ, नहीं, वैसे पता नहीं, खैर रैंकिंग जारी की ICC T20 ने और इसमें मोहम्मद रिजवान 825 पॉइंट्स के साथ बदस्तूर पहले और एडम मकरम दूसरे, जबकि भारत के सूर्य कुमार यादव स्काई तीसरे नंबर पर हैं। मजीद भी आपको बताएं कि बाबर आजम साहब 4थी पोजीशन पे चले गए हैं और डेविड मलान 5वीं पोजीशन पर है। इस वक्त सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। विदाउट वेस्टिंग एनी, हम आज के मैच पे जरा बात कर लेते हैं कि सूरत हाल क्या बनने जा रही है। सलीम भाई, आपका शहर, आपकी टीम और एक हमारी भी है, हार गए, डिसोन ही कर दिया एक मैच के बाद। कराची जरा ज्यादा रिलेट कर रहे हैं हम कराची से। जी सलीम भाई, अभी तो 3 मैच हारे हैं अगर आप एशिया कप के मिला लें, और अभी से आप टीम को जो है डिसोन कर रहे हैं। आपको दे दिया। आप भूल गए, इसी टीम ने रिकॉर्ड बनाए थे कि 10 मैच जीत लिए, 12 मैच जीत लिए, तो आएंगे फॉर्म में, फिक्र नहीं करें।
आएंगे इंशाल्लाह। और कब? वर्ल्ड कप से पहले अगर हार रहे तो एक तरह से अच्छा ही है, चलें थोड़ी इनको आदत हो जाएगी। तो इतनी तनकीद हो रही है, इसको दिल पे लेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे और फिर वर्ल्ड कप तक फिर दोबारा फतह की राह पर। सलीम साहब हम तो कब से तनकीद कर रहे हैं, कब लेंगे दिल पे? हमें सीरियस नहीं ले रहे हो। ओपनर ने ली दिल पे तनकीद। आप देखें पिछले मैच में बड़ा इंटेंट नजर आ रहा था, बड़े पॉजिटिव खेले दोनों। तो ये जो बाबर के 31 रन थे पिछले मैच के, उससे हम ये क्या अज्यूम कर सकते हैं कि बाबर इज somehow towards his form या थोड़ा बेहतर होगा आज का मैच उनके लिए? अगर हम ओपनिंग को देखें ना, ओपनिंग हमें बहुत अच्छी मिली और उसके बाद एक स्ट्राइक रेट था दोनों का वो भी बहुत बेहतर था। अच्छा ये सबसे बड़ा पॉजिटिव जो था ना पिछले मैच का हमारे लिए, वो ये था कि उन्होंने जो तनकीद थी उसको अपनी परफॉर्मेंस से गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं सारे प्लेयर्स। काश मिडिल ऑर्डर भी ऐसा हो जाए, वो भी यही सोचे कि यार हमें ना अच्छा करना है। एक चीज में आई सो वांट टू आस्क, क्या वाकई हम महज तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि फॉर द टाइम बीइंग दिन बुरे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं जी बुरे दिन चल रहे हैं इसलिए मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा, बंदे हमारे सारे ठीक हैं। या आप समझते हैं नहीं बंदों में मसला है, दिन बुरे नहीं है, बंदों में प्रॉब्लम है, इनको शफल करना पड़ेगा? देखें अच्छे दिन कब थे मिडिल ऑर्डर के, शाद और नादिर कुछ तो ऐसी एक तो इनिंग ही आपको याद होगी कि 2 छक्के लगा दिए, जो हफीज ने पिछले दिनों बात बोली, बड़ी अच्छी बात बोली कि ये काम ये नहीं है कि वो 2 छक्के लगा दे 1 चौके, एक इनिंग बिल्ड करो, थोड़ा आखिर तक 20वें ओवर तक खेलो। क्योंकि अगर एकदम से विकेटें गिरती रहती है, जो नया बंदा आता है वो भी प्रेशर में आता है, टॉप 3 आपके परफॉर्म नहीं जैसी तब्दीलियां वैसे सलीम भाई हो रही है, मुझे लगता है कहीं नसीम को 1 डाउन ना भेज दें, जिस तरह उसका ऑर्डर इंप्रूव हो रहा है 2 छक्कों के बाद। असल बात यह है कि हम लोग भी ना एक 1 ऑफ 2 छक्के थे बेचारे के, लेकिन वो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन उसके साथ ऐसे बन गई जैसे वो ब्रेडमैन आ गया दोबारा। तो अब उसके बाद मुश्किल है इस तरह की परफॉर्मेंस दोहराना। लेकिन ये प्लेयर्स जो है, क्योंकि अब पीसीबी ने और टीम मैनेजमेंट ने वाजे कर दिया है कि इन्हीं के साथ वर्ल्ड कप पे जाना है, तो इनको फिर परफॉर्म भी तो करना पड़ेगा। भाई इफ्तिखार और ये आसिफ हैं, खुशदिल हैं, इनको फिर लोगों को दिल भी तो खुश करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं करेगा बिल्कुल, ऐसे नहीं चलेगा। सलीम साहब आज का मैच आपको क्या लगता है, उम्मीदें रखें हम? पहले पिछले मैच में तो कोई इतने कैचेस भी ड्रॉप हुए, फिर मिडिल ऑर्डर का भी मसला रहा, फिर कुछ ओवरऑल नामसाइद हालात का सामना करना पड़ा। कराची वाले लगा दें टिकट पे पैसे फिर आज। देखें कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान टीम को परफॉर्म करना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। और जितनी इनके ऊपर एक तनकीद भी आई है और खुद भी ये टीम जीतने की आदी है, हारने की नहीं है। अब हार रहे हैं ना, प्रेशर में है सारे, तो अभी कोशिश करेंगे आए और अच्छा स्ट्रॉन्ग कमबैक करें। होपफुली आज ही का दिन हो। एक और अच्छी बात यह है कि 7 मैचों की सीरीज है, 7 मैचों की सीरीज में कमबैक का आपके पास मौका है। अगर आप 2 मैच इवन खुदा न खास्ता 3 मैच भी हार गए, फिर भी कमबैक का मौका होगा। तो इसलिए अभी मायूस ना हो। लेकिन सलीम अब ये मैं सोच के तो हम सारे मैच हार नहीं सकते ना कि आगे 6 पड़े में और जीत लेंगे। आई मीन इंडिविजुअली अच्छी गेम। शान मसूद बड़ा पॉइंट है, बहुत डिस्कस हुआ, बहुत डिबेट हुआ उस पर। और इवन नासिर हुसैन की एक स्टेटमेंट कल चली थी, आई डोंट नो वेदर इट्स ऑफिशियल और नॉट, किसी सोशल मीडिया पे, कि मैं हैरान हूं कि उसको 4थे नंबर पे क्यों भेजा गया। वो फिनिशर नहीं है, वो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। तो ये क्या किया, मुत्तफिक है इससे? और आज कोई चेंज देखते हैं लास्ट मिनट? देखें शान मसूद की जितनी अच्छी फॉर्म थी, उनकी टीम में जगह बनानी चाहिए थी और टीम में जगह बदकिस्मती से 4थे नंबर पे ही बन रही थी। लेकिन नासिर हुसैन बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, उन्होंने बिल्कुल ये बात बोली है और सही बात बोली है, क्योंकि 5 ओवर शान के पास थे, उसमें इनको जाके हिटिंग करना थी और वो उस तरह के प्लेयर नहीं कि जाते ही छक्के चौके लगाने लगे और वो फिर इस चक्कर में आउट भी हो गए। अगर वो टॉप 3 में खेले तो शायद थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सलीम साहब बकरिया। बड़ा क्विक सा तज्जिया हमने आपसे लिया कल आज मैच के बाद। बस अब आपके हाथ में जो है कराची में बस। चलें जी, शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।